Alright, so let's go ahead with more questions of current electricity. तो आज हम Wheatstone's network का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. In Wheatstone's bridge, P 9 ohm, Q is 11 ohm, R is 4 ohm, and S is 6 ohm. How much resistance must be put in parallel to the resistance S so to balance the bridge? आपको याद होगा थ्योरी क्लासेस में हमने Wheatstone's bridge देखा था. एंड आई होप आपने रिवीजन लेक्चर्स भी देखे हैं. आई ऑलरेडी गिवन यू रिवीजन थ्योरी रिवीजन लेक्चर्स. तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में एक क्वाड्रिलेटरल होता है. क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंड से फ्रॉम ए एंड सी लेटर से यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होता है. so you have battery connected over here. Okay, something like this through a key. तो यहाँ पे हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाते हैं. वी पुट अ बैटरी ओवर हियर. तो हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे एक की लगाते हैं. तो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव, एंड देन यू हैव अ की के. ओके, तो देयर विल बी करंट इन द सर्किट. अब आपको याद होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 उसके अपोजिट जाता है और R4 यहाँ पे आता है. तो रेजिस्टेंस R1, R2, R2 को अपोजिट है R3 यहाँ पे, और यहाँ पे होता है R4. ओके, देन ये जो दो अपोजिट पॉइंट है B एंड D, इन दोनों के बीच में हम लोग करते हैं कनेक्ट गैल्वेनोमीटर. सो वी कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर ओवर हियर. गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस जो बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है. राइट, अंडर बैलेंस कंडीशन, जब नेटवर्क बैलेंस हो तो B से D या D से B करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैलेंस कंडीशन जब होती है तो B पॉइंट पे पोटेंशियल और D पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाता है. सो व्हेन द पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस द टू पॉइंट्स, करंट कैन नॉट फ्लो. तो ये जो करंट आया उसका एक पार्ट I1 यहाँ पे गया, एक पार्ट I2 यहाँ पे गया, और B पॉइंट से आगे I1 जाएगा, D पॉइंट से आगे I2 जाएगा, C पॉइंट पे आके दोनों करंट वापस कंबाइन होके I करंट विल गो आउट. तो इम्पोर्टेंट ये है, मैंने थ्योरी लेक्चर्स देखने के लिए इसके लिए लगाए थे क्योंकि आपको हर एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए. रिवीजन लेक्चर्स आई टेल यू बिकॉज ऑफ दिस. तो बैलेंस कंडीशन मतलब B और D पॉइंट एट सेम पोटेंशियल, B और D पॉइंट एट सेम पोटेंशियल, मतलब नो करंट फ्लोज टू गैल्वेनोमीटर. इसका मतलब इस केस में आपको मिलता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4. ये बैलेंस कंडीशन है. जब नेटवर्क बैलेंस होता है तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 ऐसा मिलता है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है व्हीटस्टोन ब्रिज में P 9 ओम है, मतलब R1 को P बोला है, R2 को Q बोला है, R3 को R बोला है इन्होंने, एंड फाइनली R4 दे आर कॉलिंग एज S. और वैल्यूज आपको दी है. P की वैल्यू आपको बताई है 9 ओम. ओके, Q की वैल्यू आपको बताई है 11 ओम, and then they are telling you what is the value of R. R value is 4 ohm and S value is 6 ohm. इतना आपको वैल्यूज दी है उन्होंने. So I'll put down values, जब भी जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे. आगे ये बोला है डेफिनेटली, मतलब R1 की जगह पे P, R2 is Q, R3 is R and R4 is S. Okay, so if you see R1 by R2 अगर आप चेक करोगे, R1 by R2 मतलब P by Q, P की वैल्यू 9, Q की वैल्यू 11, R3 by R4 अगर आप चेक करोगे मतलब R by S, तो that is 4 by 6, that is 2 by 3. तो as you can see नेटवर्क बैलेंस नहीं है. ओके, तो since P by Q is not equal to R by S, network is not balanced. Okay, network is not balanced.
तो ये जो व्हीटस्टोन नेटवर्क है ये बैलेंस नहीं हुआ, इसको बैलेंस करना है, ऐसा ही बोला उन्होंने। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एस। तो ये जो एस रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल में और कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सो दैट द नेटवर्क इज बैलेंस। तो मैं मान लेता हूं कि आर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, तो लेट्स से लेट आर बी द रेजिस्टेंस to be added या फिर to be put in parallel, to be put in parallel to balance the bridge। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमने आर रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड आर, इसको मैं बोल देता हूँ एस डैश। ओके, so let S dash be the parallel combination of S and R। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इन दैट केस 1 upon S dash is 1 upon R plus 1 upon S, ऐसा करते हो। मतलब इन शॉर्ट S dash is R into S upon R plus S, ऐसा लिखते हो, राइट? ओके, तो नेटवर्क हो जाएगा बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, बट आफ्टर connecting R, the network becomes balanced, ओके। तो हमको नेटवर्क को बैलेंस करना है, इसलिए हमने कनेक्ट किया था। देयरफॉर जो नया कंडीशन आएगा P by Q इक्वल टू R by S डैश आएगा, वो दिस इज व्हाट यू विल गेट, क्योंकि बैलेंस होने के बाद R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 आता है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से S डैश मिल जाएगा आपको Q by P into R, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, तो Q P R ये वैल्यूज पता है कि हमको? यस, वी नो। What is value of Q11, P9, R4? So Q की वैल्यू as you can see 11 by 9 into 4 है, 44 by 9 है। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देंगे S dash, और ये भी S dash है। इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देंगे, तो ये 44 by 9 आएगा। तो from 1 and 2 you will have S dash का 44 by 9 equal to R into S upon R plus S। S की वैल्यू आपको दी हुई है, इफ यू रिमेंबर S की वैल्यू आपको दी हुई है 6 ओहम। तो 44 by 9 equal to 6R upon 6 plus R। ओके, इसको सॉल्व करो, you have to solve this and you will get finally value of R। तो ये आ जाएगा आपका, let us say 3s are 2, 3s are 6, this is 22। okay, so cross multiply 22 into 6 plus R equal to 9 3s are 27 R। 22 into 6 132 plus 22 R equal to 27 R। therefore आपको मिल जाएगा 27 R minus 22 R equal to 132। so 5 R equal to 132। so R is 132 by 5। 132 by 5 if I am not wrong is 26.4। 130 by 5 is 26, so 26.4। तो देखो है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस क्वेश्चन की? व्हीटस्टोन नेटवर्क पता होना चाहिए। दूसरा, बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है पता होना चाहिए। तीसरा, अगर नेटवर्क बैलेंस नहीं है, इसके लिए पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहते हैं हम S को, मतलब R4 को, सो दैट द नेटवर्क बिकम्स बैलेंस। तो बैलेंसिंग कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बैलेंस होने के बाद, नेटवर्क बैलेंस होने के बाद आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो।
तो यहाँ से आपको एस डैश मिल जाएगा, लेकिन एस डैश क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एस था। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, तो आपको 26.4 ओहम मिलेगा आंसर। अगला क्वेश्चन, the resistance of a wire at 20 degree is 20 ohm and at 500 degree Celsius is 60 ohm. At which temperature resistance will be 25 ohm? अगर आपको याद है हमने कल ही ये किया था, resistance at some higher temperature T is resistance at 0 degree 1 plus alpha T, ऐसा था। इसका मतलब भी बता देता हूँ, जिनका 11 का बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको मैं इसका मतलब बता देता हूँ। देखो, यू शुड नो वन बेसिक थिंग, रेजिस्टेंस आता कहाँ से है वायर में। मान लो ये एक कंडक्टर है, सो इस कंडक्टर में यू नो देयर आर आयंस, और ये आयंस कहाँ से आए, ये एक्चुअली मेटल है लाइक कॉपर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ कि हर एक कॉपर के एटम ने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। इलेक्ट्रॉन फ्री होना एटम से मतलब आयन, पॉजिटिव आयन बनना, तो जो रेड सर्कल दिखाए मैंने ये पॉजिटिव आयन्स है। अब रूम टेम्परेचर पे हीट है तो वो हीट एब्जॉर्ब, आयन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ये जो आयन्स है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ओके, तो इलेक्ट्रॉन व्हेन आई कनेक्ट अ बैटरी, जब मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया मान लो, तो इलेक्ट्रॉन्स will start moving towards positive terminal of battery, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, they will start moving towards positive terminal of battery। लेकिन ये वाइब्रेट हो रहे थे, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस है वहां। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो आयन्स है ये ज्यादा वाइब्रेट होंगे, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे और उतना प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रॉन को मूव होने में, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का। तो दिस इज द रिलेशन दैट टेल्स यू what is the resistance at some higher temperature. It is equal to resistance at 0 degree into 1 plus alpha t, where alpha is nothing but कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम। ओके, तो R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी लिखता हूँ, एंड देन R2 विल बी R0 1 प्लस अल्फा टी 2 लिख देंगे इसको। This is T1, this is T2. Okay, this is what we will have. तो R1 by R2 दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, तो R0 क्योंकि दोनों केस में रेजिस्टेंस है 0, रेजिस्टेंस 0 कैंसिल होगा। R1 कितना बोला है आपको? आपको R1 बोला है 20 ओहम, R2 कितना बताया है 60 ओहम। 1 प्लस अल्फा T1, T1 टेम्परेचर कितना दिया है आपको 20 डिग्री, ओके, अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, T2 कितना दिया है आपको 500 डिग्री। तो 1 जा एंड 3 जा, तो सॉल्व करो, तो यू विल हैव 1 प्लस 500 अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 20 अल्फा, 1 प्लस 20 अल्फा। तो 1 प्लस 500 अल्फा इक्वल टू 2 प्लस 40 अल्फा। You have to solve this. 500 alpha minus 40 alpha is equal to 1. Okay, correct. This is something you need to take care of, क्योंकि यहाँ पे गलती होती है, मैं इंटेंशनली कुछ गलत करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि नॉर्मली व्हेन यू आर हरी ये गलती छोटी मोटी होती है। So you need to pay attention when you are solving something. क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो प्रॉपरली करना पड़ेगा। यहाँ पे
3 आएगा, क्योंकि ये छोटी सी गलती अगर आप कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू गलत मिलेगी। अल्फा की वैल्यू अगर गलत मिलेगी तो आंसर गलत आएगा। ओके, तो सबसे पहले you need to pay proper attention here. 500 alpha minus 60 alpha equal to 3 minus 1. तो ये 440 alpha equal to 2. तो alpha is equal to 2 by 440 मतलब 1 by 220. तो आपको मिल गया अल्फा की वैल्यू। ओके, तो you have alpha value as 1 upon 220, right? So now अल्फा की वैल्यू मिलने के बाद what you will do is, हमारा अल्टीमेट एम था कि 25 ओहम ये कौन से टेम्परेचर पे आपको मिलेगा। तो ये इक्वेशन आप वापस यूज कर लोगे। तो आप यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन वन आरटी रेजिस्टेंस कितना बोला है 25। ओके राइट, बिकॉज all you need is to find out what is alpha is equal to R0 1 plus alpha t, क्योंकि t फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, आई विल कॉल योर इक्वेशन नंबर 3 और एनी इक्वेशन डजंट मैटर। अब हमारे पास दो गिवन इंफॉर्मेशन थे, कौन कौन से दो, एक 20 डिग्री है 20 ओम है 20 डिग्री, एक 60 ओम है 500 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, कोई भी एक यूज कर लो, anyone you can use। also 20 ohm was at 20 degree, right? करेक्ट, कुछ नहीं किया मैंने, बस यही ऊपर का इक्वेशन यूज किया है। ओके, अब 2 और 3 को वापस डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 and 3, तो आपको मिलेगा 25 by 20 is equal to R0 1 plus alpha t upon R0 1 plus 20 alpha, वापस कैंसल 4 का एंड 5 का, तो ये आ जाएगा 5 into 1 plus 20 alpha equal to 4 1 plus alpha t। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, you have to solve this। तो 5 plus 100 alpha equal to 4 plus 4 alpha t। Solve this and find out what is temperature T। That's all you're supposed to do। तो 5 और यहाँ पे 4, तो 5 minus 4 plus 100 alpha equal to 4 alpha t। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 alpha t is equal to 1 plus 100 alpha। तो t is equal to 1 plus 100 alpha by 4 alpha। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, that's it। तो 1 by 4 alpha plus 100 by 100 alpha by 4 alpha, alpha alpha कैंसल, 1 जा 25 जा। तो अल्फा आपको पता है 1 upon 220 है, तो 1 upon 4 upon 220, ये ऊपर जाएगा 220, तो 220 by 4 आएगा, 220 by 4 आएगा plus 25, this is 55। 55 plus 25 that is 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में है। राइट, मैं अल्टीमेटली आपको इस पूरे क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, हमने क्या किया, ऐसा क्यों किया, समझा जाता हूँ। द बेसिक आइडिया इज, आपके पास दो इंफॉर्मेशन, एक था रेजिस्टेंस आपके पास R1 जो था 20 ओहम, टेम्परेचर 20 डिग्री पे, आपके पास था रेजिस्टेंस 60 ओहम, टेम्परेचर 500 डिग्री, राइट। आपके पास अल्फा का इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास एक तीसरा रेजिस्टेंस है R3 25 ओहम और आपको टेम्परेचर T3 पूछा है, एट विच टेम्परेचर यू विल हैव 25 ओहम। ओके राइट, लॉजिकली सोचो। सबसे पहले अभी ऑप्शंस का तो वी डोंट केयर, लेकिन 20 ओहम 20 डिग्री पे है, 60 ओहम 500 डिग्री पे है, तो 25 ओहम ये 20 और 60 के बीच में आता है, यस।
तो आपका फाइनल आंसर भी 20 से 500 के बीच में आएगा, विच इज 80 डिग्री, जो ऑलरेडी आया है हमारा। नाउ बात ऐसी है कि इसको सॉल्व कैसे, आपके पास एक इक्वेशन है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा R1 इक्वल टू R0 1 प्लस 20 अल्फा। इसी इक्वेशन को आप इन दोनों पे अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 500 अल्फा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है RT, उसको मैंने अप्लाई कर दिया इन दोनों पे। R1 की वैल्यू है 20, R2 की वैल्यू है 60, तो 20 एंड 60। फिर आप इनको डिवाइड कर दोगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मेरे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है। अगर अल्फा की वैल्यू होती, यू सी, जब मैं इन दोनों पे सॉल्व, इन दोनों R3 और T3 पे उसी इक्वेशन को अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलेगा R3 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। हमें क्या फाइंड करना है? T3 फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? T3 फाइंड करना है तो अल्फा भी लगेगा, R0 भी लगेगा। ना अल्फा पता है ना R0 पता है, तो हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा निकाल लिया। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। R3 की वैल्यू जो है आपके पास वो है 25। ओके, अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/220, पर फिर भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि R0 नहीं पता। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे? फिर ये जो ऊपर के दो इक्वेशन बने हैं, इन किसी भी दो इक्वेशन को यूज करो, दोनों में से कोई भी चलेगा, उसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, क्योंकि R0 कैंसल आउट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। यू कैन टेक एनीवन यू वांट, जरूरी नहीं है कि आपको पहला इक्वेशन यूज करना है। मैं आपको करके बताता हूँ वापस एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 25 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T3 है, इसको आप डिवाइड कर दो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में। 60 अपॉन R0 1 प्लस 500 अल्फा, ये भी चलेगा। इवन दिस विल डू। कैंसल कैंसल, 5 5 का 5 12 का, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट T3 80 डिग्री। तो स्टेप समझना, अप्रोच समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सीईटी हो, जेई हो, नीट हो। प्रॉब्लम यह है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको क्या नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर कि करना क्या है। टेम्परेचर फाइंड करना था जब रेजिस्टेंस 25 होगा, लेकिन टेम्परेचर डिपेंड करता है अल्फा पे, अल्फा पता नहीं, तो पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ करेक्शन इन दिस क्वेश्चन। अ करंट in a wire is given by the equation I equal to 2t square minus 3t plus 1. The charge through cross section of wire in time interval 3 second to 5 second is, तो ऐसा है, क्वेश्चन में ऐसा है, थोड़ा करेक्शन है क्वेश्चन में, बट इट्स ओके। आपके पास करंट का इक्वेशन है 2t square minus 3t plus 1। आपको पता है व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। ये डेफिनेशन है करंट का। कितना करंट एक सेकंड में एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है, दैट इज वोल्टेज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? हमें पूछा है कि 3 से 5 सेकंड तक वायर में से कितना करंट पास हुआ एक गिवन क्रॉस सेक्शन में से। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको चार्ज का इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब चार्ज का इक्वेशन दिया है, तो उसका डेरिवेटिव ले लो, आपको करंट मिल जाएगा। आपको चार्ज पूछा है और करंट का इक्वेशन दिया है, तो इसको आप लिखते हो dq इज इक्वल टू I dt।
और फिर इंटीग्रेट करते हो। तो डेरिवेटिव कब यूज करना है, इंटीग्रेशन कब यूज करना है, इसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो कब इंटीग्रेशन कब डेरिवेटिव, चार्ज का इक्वेशन दिया होता और करंट पूछा होता तो डेरिवेटिव लेते। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे करंट का इक्वेशन दिया है और चार्ज पूछा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन डी क्यू इंटीग्रेशन आई डी टी। ओके, तो टाइम बोला है आपको 3 सेकंड से 5 सेकंड। तो टाइम का आपको अपर और लोअर लिमिट दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू फ्रॉम 3 to 5 सेकंड। आई का इक्वेशन है 2t² माइनस 3t प्लस 1 dt। फिर आप क्या करोगे, इंडिविजुअल एक एक टर्म पे इंटीग्रेट करोगे। 2t² dt फ्रॉम 3 to 5 माइनस 3t dt फ्रॉम 3 to 5 प्लस dt फ्रॉम 3 to 5। ओके, 2 निकाल लिया आपने कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, आपके पास बचेगा t² फ्रॉम 3 to 5 t² dt माइनस 3 आपने कॉमन निकाल लिया t dt, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया मतलब, प्लस इंटीग्रेशन ओनली dt। अब आपको यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पता होने चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, t² का इंटीग्रेशन होता है t³/3, t का होता है t²/2 और dt का होता है ओनली t। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा 2/3। t³ था, इफ यू रिमेम्बर, अपर लिमिट डालो, मतलब जहां जहां t दिखता है पहले 5 डालो, माइनस जहां जहां t दिखता है वहां 3 डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5³ माइनस 3³, then you have minus 3/2 t² that is 5² minus 3² plus t is 5 minus 3। तो ये आता है 2/3, 5³ is 125, 5 into 5 into 5, 3³ is 27। okay, right, minus 3/2, 5² is 25 minus 9 plus 2, so 2/3 this is 98, okay, minus 3/2 this is 25 minus 9 is, no, what is 25 minus 9, we can look बहुत बार इस नंबर के क्रॉस आते हैं, 16 plus 2 1 जा 8 जा। okay, तो सॉल्व करो, you have to solve this, so whatever value you will get is रफली करना है अगर, क्योंकि ऑल ये सीईटी जेईई नीट है, ये स्टेट बोर्ड नहीं है, तो आपको रफ कैलकुलेशंस करने हैं। तो आई विल टेल यू वन थिंग, ये 98 है ना, इसको 99 मान लेना है अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो 1 जा 33 जा, 33 into 2 66 माइनस 24 प्लस 2 मतलब माइनस 22, मतलब रफली 44 आंसर आएगा। 44 से कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, 98 को मैंने 99 लिखा, तो ये जो ऊपर आप लिख रहे हो 33, यहाँ पे 32 पॉइंट समथिंग आएगा। 32 पॉइंट समथिंग इंटू 2, मान लो 32.5 था, 32.5 इंटू 2 65, 65 में से 22 गए, 43 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग विल बी योर आंसर। है क्या 43 पॉइंट समथिंग? यस, ओरली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। तो जब तक आप कैलकुलेशंस के ट्रिक्स को प्रॉपरली करते नहीं हो, तब तक आपके आंसर फास्ट नहीं आने वाले। तो यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 98, रफली मैं अप्रोक्सीमेटली 32.5 मान रहा हूँ उसको, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो डबल टिल्डा साइन है ना, ऐसा वाला साइन जो होता है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए होता है। So this is 65 and minus 22, that is approximately 43। तो आपको मिल गया आंसर। ओके, तो this is how you are supposed to solve।
इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अ cylindrical rod is reformed to half of its original length, keeping the volume constant. If its resistance before the change was R, then the resistance after reformation of the rod will be. ऐसा है, आपके पास एक रॉड है, so let's say this is that rod. ये रॉड है, ओके। नाउ इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, लेकिन लेंथ को हाफ कर दिया, ओके। तो दिस इज द ओरिजिनल केस। तो ये आ गया आपका ओरिजिनल लेंथ, लेट अस से L1, ओके। इसका लेंथ को हाफ किया, तो जब लेंथ हाफ होगा तो उसका थिकनेस तो बढ़ने वाला है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके। तो लेंथ को हमने कर दिया हाफ, तो आपको ये लेंथ जो दिया है यहाँ पे, दिस इज L2 एंड L2 इज L1/2 क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। आई एम नॉट सेइंग इट, क्वेश्चन बोल रहा है, ओके। देन रेजिस्टेंस आफ्टर रिफॉर्मेशन, मतलब ये चेंज करने के बाद रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये पूछा है आपको। सबसे पहला काम ये करना, फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, तो वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2, और मान लो ये है रेडियस R1 और ये है इसका रेडियस R2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर इज लाइक अ पेन, क्रॉस सेक्शन इज सर्कल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है ना सिलेंडर का, यस। तो पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2, पाई cancel, okay। Therefore here you will get R1 by R2 का square equal to L2 by L1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब you should know resistance is proportional to length by area। अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ बाय एरिया, ओके। हमने वायर चेंज किया क्या? नहीं, हमने वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया है, तो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, इसलिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। बट एरिया इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी बताया ना मैंने, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो R2 by R1 is equal to L2 by L1, R2 by R1 का ब्रैकेट स्क्वायर, ओके राइट। हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है? लेंथ का है, रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हमको इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो ये आ जाएगा L2 by L1, R2 by R1 का स्क्वायर इज L1 by L2। इक्वेशन 1 से R2 by R1 square is L1 by L2। इक्वेशन नंबर 1 से R2 by R1 का स्क्वायर is L2 by L1। गुड। तो here देखो, you have to be little careful, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आंसर्स will go wrong। You will have to be very careful while solving। तो देखो क्या एक एक स्टेप हम वेरीफाई करेंगे वापस से। अगर हमने ऐसा लिखा है, ओके, तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। आई एम टेलिंग यू गलती कहाँ होती है, आई नो कहाँ पे गलती है। इट इज जस्ट फॉर यू बिकॉज यू
being in hurry may do it that way. आप तब लगे 1 आ गया, ओके, तो R2 by R1 इक्वल टू 1, तो R2 इक्वल टू R1 मतलब R2 भी R, क्योंकि R1 तो R दिया ही है आपको, दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। नो 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 नो, दैट इज नॉट करेक्ट। तो कहाँ गलती होती है, यू नीड टू चेक, गलती कहाँ होती है। आप where you can go wrong is resistance R is proportional to length and inversely proportional to area, मतलब inversely proportional to radius square। तो जब आप R2 by R1 लिख रहे हो, you have to write it in a proper way। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो ध्यान देना, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं दिया तो गए, so you will end up getting wrong answers। Only one silly mistake can lead to wrong answer। Okay, तो ध्यान देना। तो अब you see what will happen is this is L2 by L1 और R1 by R2 का स्क्वायर ये वापस से L2 by L1 है। ओके, तो ये L2 by L1 है, तो ये आपको मिल गया L2 by L1 का स्क्वायर। मतलब आपके पास resistance in case 2 upon resistance in case 1 is L2 by L1 का square। Now L2 by L1 from here you see is 1 by 2। इस इक्वेशन से L2 by L1 ये 1 by 2 है, तो ये आ गया 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 1 by 4। Therefore resistance R2 is R1 by 4, R1 is R by 4। ऑप्शन नंबर बी। तो एक छोटी सी गलती भी may be very expensive for you। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वायर सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से आपको R1 by R2 स्क्वायर इक्वल टू L2 by L1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 मिला। लेकिन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, तो रेजिस्टेंस R2 by R1 is L2 by L1 into R1 by R2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन मिल गया। बट R1 by R2 ब्रैकेट स्क्वायर इज L2 by L1, तो L2 by L1 ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, बट L2 by L1 was 1 by 2, तो ये आपको मिल जाएगा 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 1 by 4। तो R2 is equal to R1 by 4। That is how you are supposed to solve। Good। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद you will become more comfortable। अगला क्वेश्चन, the equivalent resistance between A and B for the circuit is। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का जो दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, सीरीज में क्यों है मैंने पहले ही बताया था। जितना करंट D पॉइंट से C की तरफ जाएगा उतना ही करंट C से E की तरफ जाएगा, मतलब 5 ओम और 8 ओम इन दोनों में से रेजिस्टेंस सेम होगा, करंट सेम होगा। अगर करंट दो रेजिस्टेंस में से सेम होता है तो वो सीरीज में होते हैं, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट आएगा 13 ओम। तो आपका सर्किट डायग्राम अब ऐसा बन जाएगा, ये A टू D, D टू E, E टू B, और ऊपर जो है ये सिंगल रेजिस्टेंस लगेगा अब ऊपर। तो व्हाट यू विल हैव इज दिस, this is point A, this is point B, this is point D, this is point E। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ओके, this is 4 ओम रेजिस्टेंस, this is 13 ओम क्योंकि 5 और 8, this is 6 ओम, this is 5 ओम। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में है, 13 and 6। अब 13 and 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देगा, I mean, of course, you should know how to find out resistance value in parallel। 13 and 6 are in parallel। तो एक स्टेप मैं आगे लिख ही देता हूँ।
जो हमने पहले 5 and 8 का किया है। तो to start with, you can say 5 ohm and 8 ohm are in series. Their equivalent resistance is, इन दोनों का equivalent resistance जो होगा वो होगा 13, क्योंकि 5 ohm plus 8 ohm, that is 13 ohm. Now this 13 ohm and 6 ohm are in parallel. Therefore इसका equivalent आपके पास आएगा, therefore equivalent is 5, I mean आपको पता है दो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर हो तो रेजिस्टेंस 1 into रेजिस्टेंस 2 अपॉन रेजिस्टेंस 1 plus 2, ये होता है इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दिस इज 13 into 6 upon 19, करेक्ट। इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ऐसे रखूंगा। तो नाउ योर सर्किट विल लुक लाइक दिस। अब जो सर्किट होगा उस सर्किट में व्हाट यू विल डू इज, आप इन दोनों को हटा दोगे, इसकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, उसकी वैल्यू होगी 13 into 6, 13 5 65 and 78, 78 by 19, 78 by 19 ऐसा आएगा, राइट। नाउ ऑब्वियसली इसके बाद आप क्या करोगे, अब ये तीनों के तीनों जो है ये सीरीज में है, ओके, और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो। नाउ all three, 4, 78 by 19 and 5, 4 ohm, 78 by 19 ohm and 5 ohm are in series. Therefore final equivalent will be 4 plus 78 by 19 plus 5. So 9 plus 78 by 19, 19 9 का 190 में 19 गए, 171 plus 78 by 19, 179 और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये जो है you will get 171 plus 78 by 19, this will be equal to 13.1 ohm, okay, this is 13.1। कैसे, तो करके देखो, 171 में 78 ऐड करो, 9 4 249 by 19, ये 13.1 आता है, 13 के आसपास आता है ये। तो 13.1 है क्या, ऑप्शन नंबर ए, right? This is how you can solve this particular question. अब the question is, मैंने आपको कल लास्ट सेशन में, I mean I have told you ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालना, राइट? तो वो भी करके देखते हैं कि सही आता है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू हैव हियर, आपके पास ऐसा एक सर्किट था, ओके, तो समथिंग लाइक दिस। तो ये एक, ये एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसे रेजिस्टेंसेस है। ए पॉइंट यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। यू हैव सम रेजिस्टेंस हियर, सम रेजिस्टेंस हियर, सम ओवर हियर, सम ओवर हियर एंड ओवर हियर। ये डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस, इसको R1 बोलता हूँ, इसको R2 बोलता हूँ, इसको R3 बोलता हूँ, इसको R4 बोल दूंगा, इसको R5 बोल दूंगा। वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करते बैठेंगे हम लोग। ट्राइंगल के केस में इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ई, जिसको याद नहीं उसको मैं बैक इन टाइम पीछे लेके जाता हूँ। ये देखो, मैंने आपको बताया था, I told you that
व्हेन यू हैव अ ट्रायंगल, ऊपर के दो सीरीज में वो दोनों सीरीज का कॉम्बिनेशन नीचे के साथ जो है उसमें उसके साथ पैरेलल में, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बनाया था R3. ओके, यू नीड टू रिमेम्बर सच फॉर्मूला. ये जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था R3 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कहाँ थे हम? थे यहाँ पे. तो लेट अस चेक कि क्या हम लोग वही ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे तो सही मिलेगा क्या. ये है आपका रेजिस्टेंस R बिटवीन D एंड E, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल पहले सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर का ट्रायंगल. ओके, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं. R3 की वैल्यू इफ यू रेफर, ये था 6 ओहम, ये था 5 ओहम, और ये यहाँ पे है 8 ओहम. तो R3 is 6, R1 is 5 and this is 8 upon 6 plus 5 plus 8. So 6, this is 13 upon 6 plus 5, 11, this is 19. So 78 by 19. ओके, वही आया था हमारा. वेरी गुड, राइट. फिर इस स्टेप के आगे तो ये करना ही पड़ेगा आपको. तो यस, ट्रायंगल भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना वो जो ट्रायंगल का ट्रिक है वो D और E के बिटवीन रेजिस्टेंस देता है. नीचे के दो रेजिस्टेंस आपको बाद में वापस ऐड करके A और B के बीच में निकालना पड़ेगा. ओके, तो you can use that trick. You can use that trick, but you should know कि वो आपको D और E के बीच में रेजिस्टेंस देगा. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, क्योंकि उसके आगे का पार्ट तो करना ही करना है, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा. दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. गुड, गुड. वन मोर क्वेश्चन. 17. A rod of certain metal is 1 meter long, length area, and 0.6 centimeter in diameter. डायामीटर 0.6 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस जो है वो 0.6/2 होगा, मतलब वो 0.3 सेंटीमीटर होगा. मतलब रेडियस जो है वो 0.3 into 10 power minus 2 मीटर होगा, मतलब रेडियस जो है वो 3 into 10 power minus 3 मीटर होगा. ओके, a disc of the same metal is 1 mm thick. आपके पास एक रॉड है जिसके डायमेंशन आपको दिए हैं, उसका रेजिस्टेंस भी दिया है आपको, और आपको बोला है कि इसी मेटल का, सेम मेटल का एक डिस्क बनाया हमने. You know how a disc looks like. So you should know that disc looks like something like this. ऐसा आपको एक डिस्क मिलेगा. Something like this. Okay, you will get a disc like this. This is disc, right? Okay. सेम मेटल का है, इसका जो थिकनेस है ये 1 mm है, और इसका जो डायामीटर है ये 2 सेंटीमीटर है. दिस डायामीटर इज 2 सेंटीमीटर. दिस 2 into 10 power minus 2 meter, and this is 10 power minus 3 meter. What is the resistance between its circular faces? मतलब this face and the opposite face के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, ऐसा तो पूछा है. तो as you know resistance is equal to rho L by A, आपको पता होना चाहिए, राइट. अब रेजिस्टेंस of rod to that of resistance of disc is equal to length of rod by length of disc, okay, into area of disc upon area of rod. ऐसे आएगा. This is what you will get. So length of rod 1, length of disc मतलब thickness is length here. याद रखना, जब एक रॉड का रेजिस्टेंस फाइंड करते हो आप, ओके, दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो ये लेंथ L आता है आपका. तो अब
थिकनेस, क्योंकि दो सर्कुलर फेसेस में फाइंड कर रहे हो तो थिकनेस बिकम्स लेंथ. दिस इज लेंथ ऑफ डिस्क 1 mm 10 power minus 3 meter. Okay, area of disk is pi r square, r disk का square upon area of rod. रॉड का एरिया कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ रॉड? यू शुड नो. ये एक रॉड है, इस रॉड का फेस होगा यहाँ पे, ये फेस है. आई मीन ऑफकोर्स रॉड आपको बोला है सिलेंड्रिकल रॉड है, तो एरिया ऑफ रॉड इज पाई आर स्क्वायर, है ना, राइट. तो पाई आर स्क्वायर पाई रॉड स्क्वायर, तो कैंसल कैंसल. तो पुट वैल्यूज एंड सॉल्व. तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, दैट्स इट. दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू. तो 1 upon 10 power minus 3 आर डिस्क. रेडियस ऑफ डिस्क कितना दिया? रेडियस ऑफ डिस्क आपको 2 सेंटीमीटर का हाफ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 3. रॉड का कितना दिया हुआ है आपको? रॉड का दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर 3 into 10 पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर. तो सॉल्व करो एंड फाइंड वैल्यू. कैलकुलेशंस यू कैन डू. आधे से ज्यादा तो मैंने कर दिया, ये कैंसल. तो आपको मिल गया r rod by r disk. This is equal to 1 upon 9 into 10 power minus 3. So r disk is equal to 9 into 10 power minus 3 into r rod. So 9 into 10 power minus 3 into resistance of the rod. Resistance of the rod कितना दिया है आपको? 3. Resistance is 3 into 10 power minus 3. 3 into 10 power minus 3. तो ये आ जाएगा 27 into 10 power minus 6. देख लो ऐसा है क्या कुछ है? 2.7 into 10 power minus 7. राइट, खत्म. मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ. थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. तो द थिंग इज, आपके पास एक रॉड है, इसका आपको लेंथ दिया हुआ है, इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, उससे रेडियस मिलेगा, रेडियस से एरिया मिलेगा. इसका आपको आइडियली इसका आपको डिस्क दिया हुआ है और डिस्क का थिकनेस दिया हुआ है, मतलब लेंथ दिया हुआ है, उसका एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस भी दिया हुआ है आप लोगों को, राइट. तो यू हैव ऑल दिस गिवन इंफॉर्मेशन. यू शुड नो, जब आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों ही केसेस में रो एल बाई ए आएगा, दोनों ही केसेस में, चाहे वो रॉड हो चाहे वो डिस्क हो. ओके, तो अब हमको करना क्या है? मैं रॉड को नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको नंबर 2 बोल देता हूँ. मैं R1 बाय R2 जब करूंगा तो ये आएगा मेरे पास L1 बाय L2 A2 बाय A1, ऐसा आएगा, करेक्ट. L1 बाय L2 A2 बाय A1. लेंथ गिवन है दोनों का, डिस्क का भी रॉड का भी. एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L1 बाय L2 पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल हो गया, तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 का स्क्वायर आ गया. हो गया खत्म. ये R1 R2 आपको सब गिवन एवरीथिंग. पुट वैल्यूज, सॉल्व. पुट वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर R2. डिस्क का रेजिस्टेंस फाइंड करना था, so this is how you can solve this question. Simple है. Okay, all right then, let's stop here for today. We have solved many questions and that's it for today. We'll stop here for today.